दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटर्स इन दिल्ली के ट्यूटर टॉक शो पे। आज हमारे साथ हैं दीपक सर, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को। आज हम जानेंगे दीपक सर से कि वो टीचिंग लाइन में कैसे आए एंड कैसा रहा उनका अब तक का जर्नी। दीपक सर, कैसे हैं आप? अच्छा मैम, आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपका कैसे टीचिंग की तरफ रुझाव हुआ एंड कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? मैम, स्टार्टिंग जर्नी तो कुछ ऐसी थी कि सोचा तो नहीं था कि इस फील्ड में आना है। बट जब स्टार्ट किया तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो स्टार्ट हुआ था 12th क्लास। आफ्टर 12th मैंने डिसाइड किया। तो डिसाइड हुआ कुछ ऐसे कि जब मैंने 12th पास आउट किया तो एक्सपेक्टेशन जितनी थी मार्क्स आने की उतनी आ नहीं पाई। सम रीजंस कि मैं जितना मैंने हार्ड वर्क किया शायद मैंने उसको सही यूटिलाइज नहीं कर पाया, ढंग से मैं उसको एडजस्ट नहीं कर पाया। तो हुआ कुछ ऐसे कि मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो मैंने बस इतना सोचा था कि उसके बाद घर से अब मुझे कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना। तो फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं टीचिंग। तो जब मैं 12th पास आउट हुआ, मेरे रिजल्ट आने वाला था, तो उससे पहले ही मुझे एक ऑफर हो गया था ट्यूटर का। पहले ही मेरे पास आ चुका था मौका इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। तो मैंने फर्स्ट डे तो जब स्टार्टिंग होती है तो हेजिटेशन तो होता ही है, थोड़ी घबराहट भी होती है। आप खुद 12th का रिजल्ट का वेट कर रहे हो बट 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। तो स्टार्ट किया जर्नी मैम, और जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट मैंने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में तो कोई मत वही नहीं था कि इंटरेस्ट ही नहीं था कि हाँ ये करना भी है, इस लाइन में जुड़ना भी है। बट जब स्टार्ट किया तो बस फर्स्ट ईयर हुआ तो जब पढ़ाया तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मिलने लग जाती है इस फील्ड में कि आप जी। कहीं भी जाओ तो रिस्पेक्ट। तो हुआ कुछ ऐसे कि स्टार्ट किया, देन उसके बाद मार्क्स जब बच्चों के आने स्टार्ट हो गए तो बस यही सोचा कि धीरे धीरे करके कैसे ना कैसे करके इसी फील्ड को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। और जो मिस्टेक्स मैंने की 12th क्लास में या 11th क्लास में, वो मैं किसी और को नहीं करने दे सकता। ये जो क्रूशियल टाइम है जो 11th एंड 12th का, जिससे कि आगे चल के आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम होती हैं, पर हर साल काफी सारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं। और ये एक जो एडमिशन की होड़ होती है, यहाँ पे पहुंचाने के लिए मैंने भी थोड़ी सी जिम्मेदारी ली एक सब्जेक्ट में, कि मैं भी थोड़ी सी मदद कर सकूं उन स्टूडेंटों को जो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं आफ्टर 10th रिजल्ट की अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आर्ट्स ले ली हमने तो हम कैसे करेंगे, आर्ट्स विथ इको है, डिफिकल्टीज है, बच्चों के माइंड में काफी डाउट होती है। तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी खुद के ऊपर भी हम लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट होते होते आज कुछ ऐसा हो गया है कि जो मतलब मैं खुद से मेरे खुद के मार्क्स नहीं आए, वो मेरे स्टूडेंट लेके आ रहे हैं मार्क्स। तो कुछ ऐसी मैम ये स्टार्टिंग हुई थी जर्नी। स्टार्टिंग बहुत अच्छी प्रॉब्लम फीलिंग आती हुई। होगी आपको इसके रिगार्डिंग की, लाइक जो गलतियां आपसे हुई उसको उस पे वर्क करके आपने आगे वर्क किया, फिर गाइडेंस दी और आज सक्सेसफुल है आप उस चीज़ के लिए। या मैम बहुत बिल्कुल। अच्छी फीलिंग आती होगी आपको। चैलेंजेस क्या आए? बिकॉज आप भी एक स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे, वो चैलेंजेस क्या थे? मैम चैलेंजेस कुछ ऐसे थे कि स्टार्टिंग में जैसे कि जब एक तो टाइम का कुछ ऐसा होता था कि मान लीजिए मैं जो टाइम रखता था तो मतलब टाइम एडजस्ट करने में काफी डिफिकल्टीज आती थी स्टार्टिंग में। और देन उसके बाद होता क्या था कि डेस्टिनेशन भी होती थी एक इंस्टीट्यूट से अदर इंस्टीट्यूट्स के बीच में, फिर उसके बीच में टाइम को कोऑर्डिनेट करना, कैसे भी जी। टाइम कोऑर्डिनेट करना है। और फिर उसके बाद टाइमली देन उसके बाद क्लास के अंदर भी काफी सारे डिस्कशंस। हर बच्चे को सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक बच्चे को, चाहे वो फर्स्ट बेंचर हो या लास्ट बेंचर हो, उनको जब टीच करना है तो उनको कैसे टीच करे, किस मेथड में करे कि उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे कॉन्सेप्ट उनके माइंड में जाए और इजीली वो याद कर हो पाए उनको। कौन सा मेथड आप अपनाते हैं अपना सेल्फ ट्यूटरिंग के लिए? मैम मैं बताऊं तो मैं तो ये मानता हूँ कि 1 आवर अगर आपके पास है पढ़ाने के लिए तो आप ऐसे पढ़ाइए, फनी
फनी कॉन्सेप्ट, ये मान लीजिए कि उनको एग्जाम्पल इतना भरपूर करेंट सिचुएशन में दे देता हूँ कि उनको वो फिर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, और फिर उसके बाद उसे या भूलना मुश्किल हो जाता है मैम। कुछ ऐसा है लाइव जो, एग्जांपल्स, सॉरी मैम। लाइव एग्जांपल्स के साथ। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल, करंट सिनेरियो में लेके चलता हूँ, करंट सिचुएशन पे कर लेता हूँ और देन उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे खुद को अच्छा लगा आपका वे ऑफ टीचिंग। सो व्हाट अबाउट अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं। सो या मैम, या उसके लिए क्या कहना है आपका, क्या थॉट्स हैं आपके इसके बारे में? मैम, जैसे कि जो अभी जो एक थॉट है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात तो इसमें ये अच्छा बोला गया है, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ का जो परसेंटेज है 6%, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो कि काफी पहले हो जाना चाहिए, बट कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। उसके बाद एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो कि एचआरडी को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैम। देन उसके बाद जो 3 साल के बच्चे, सॉरी मैम, थर्ड क्लास तक के बच्चे, उनको कोई एग्जाम देने की टेंशन मुक्त हो गए वो लोग। और जब ये हो गया तो इससे क्या हो गया, जो छोटे से बच्चे जो प्री या प्राइमरी में होते थे, उनका जो बर्डन था, बर्डन ऑफ बैग्स, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अब उनके माइंड में ये नहीं रहेगा कि हाँ हमें एग्जाम देना है, थोड़ा प्रेशर, मतलब जो बचपन से प्रेशर मिलने लग जाता है, वो प्रेशर हल्का हो गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी। देन इसके बाद और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि 11th एंड 12th का कॉन्सेप्ट है कि 10th के बाद जो बच्चे डिसाइड करते थे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का, अब क्या है कि आपको साथ के साथ, अगर आपको फिजिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी भी पसंद है, तो आप उस सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस ले लिया तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के कोई सब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद जो फॉरेन लैंग्वेज को ऐड किया गया है, कि हम फॉरेन लैंग्वेज में से भी एक कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसको भी पिक करके हम उसको भी थोड़ा करेंगे, तो वो भी अच्छा है। फिर कोडिंग सिखाना 6 क्लास से, वो भी एक अच्छा स्टेप है। तो ये सारे जो स्टेप है, मेरे को काफी अच्छा लगा जो गवर्नमेंट लेके आई अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सो ये आपके है मैम। पर्सपेक्टिव से ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी, राइट? या मैम। सो बेसिकली हाँ, इफ अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूँ तो लाइक ये जो पर्सपेक्टिव था कि एनी वन कैन चूज एनी सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट्स हैं तो वी हैव टू चूज द ब्रांच, क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। सो अगर एक सब्जेक्ट हमें वहाँ से पसंद है तो वी कैन नॉट चूज दैट, हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं होते थे। सो कहीं ना कहीं होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक अलग से करियर है। इफ यू आर फ्रॉम द जॉब, इफ यू हैव टेकन ज्योग्राफी तो उसका करियर ही अलग है। एंड बिल्कुल। शायद शायद क्या मैं बिल्कुल लाइक जो इस करियर पे जाते हैं उसका लेवल ही अलग है एक्चुअल में। सो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट बेसिस करियर भी हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे। सो इट्स गुड फॉर मी, और मेरे को भी अच्छा लगा था ये पॉइंट। सो अभी लाइक रिएक्शंस आ रहे होंगे, क्योंकि एक सडन न्यूज़ है अचानक से एंड काफ़ी चेंजेस है सिस्टम में। सो आपको लाइक पेरेंट्स के भी रिएक्शन है, ट्यूटर्स के भी रिएक्शन है अलग अलग इस चीज़ पे। सो पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, लाइक हर किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए इसको? हाँ मैम, एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया, और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जो हम पहले बर्डन दिया करते थे कि आप साइंस ले लो, जैसे सोसाइटी के माइंड में है, वो ये चीज एक बनी हुई है कि साइंस अपर, मिडल कॉमर्स एंड लोअर आर्ट्स। तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो कि आप बोलो कि ऐसा है। अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो यूपीएससी के एग्जाम में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, बट आपको ज्योग्राफी से जरूर दिखेंगे, हिस्ट्री से जरूर दिखेंगे, और पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए।
तो आप कंपेयर, पहली बात तो आप अपने जो भी बच्चे हैं उनको कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आप ये देखिए कि आपके बच्चे के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी को इंटरलिंक कर सकता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरलिंक है फिजिक्स से। आप ये नहीं बोल सकते कि वो एक अलग है और ये एक अलग है। अगर हम बात करें तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका मिला, जो आपके बच्चे हैं वो एक अलग ही है कि फिजिक्स, अब मान लीजिए केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री किसी को इंटरेस्ट है, फिर इकोनॉमिक्स है, काफी अच्छे मौके हैं। और ये जो न्यू इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बार बार मेरे माइंड में आ जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, इसका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये सही में ऐसा है जो हम लोगों को आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा आगे इम्प्रूव, हमारा आईटी सेक्टर काफी डेवलप हो जाएगा मैम। आप खुद सोचिए, जब 6th क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाई जा रही है, फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज दी जा रही है, तो मैं मानता हूँ कि अभी स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आएंगी, स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आती हैं, बट फिर उसके बाद जब वो ग्रो करेगा तो वो देखने लायक होगा। आप इकोनॉमिक्स की भी बात कर लीजिए तो स्टार्टिंग में जरूरी नहीं होता कि रिसेशन ही चलता रहे, जो अभी हमारे इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबके वर्ल्ड में सबके साथ चल रहा है कि अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बट जब वो अपने पीक पे आएगा तो वो एक अलग ही लेवल पे होगा। और सेम कंडीशन हमारी अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है कि स्टार्टिंग में लग रहा है कि कैसे होगा क्या होगा, पता नहीं फिजिक्स के साथ हम लोग ज्योग्राफी को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या सोसाइटी क्या सोचेगी, किसने एक साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है, किसने आर्ट्स का सब्जेक्ट ले रखा है। तो इन सब पे कुछ नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा मौका मिला हम लोगों को कि हम फिजिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी को भी समझ सके, हिस्ट्री को भी समझ सके, अपने पॉलिटी को भी समझ सके। तो ये बहुत अच्छा है मेरे तरफ से। और मैं यही बस आइडिया, यही बस शेयर करना चाहता हूँ कि सबको कि बर्डन जो है, सबसे बड़ी वाली बात, तो बर्डन हटा दीजिए अपने बच्चों से। तो मार्क्स के बर्डन पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि 11th और 12th को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि यूनिवर्सिटी मार्क्स के अकॉर्डिंग लेती है, जो कि सच है, जो कि जी हाँ बिल्कुल मैम, सच। बिल्कुल। बट एक बर्डन जो क्रिएट होता है पेरेंट्स के साइड से और ट्यूटर्स के साइड से भी होता है, मैं इस चीज़ को भी डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि सबके दिमाग में होता है कि मैं, मेरा जो स्टूडेंट है उसके नंबर अच्छे आने चाहिए। एक लाइक बच्चे में थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है कहीं ना कहीं। सो एंड उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो काफ़ी केसेस भी हो जाते हैं। सो उस चीज़ के मामले में लाइक कैसे डील करना चाहिए एक स्टूडेंट को अगर इन एनी सिचुएशन नंबर अच्छे नहीं आते, इन एनी सिचुएशन? मैम सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंटों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए 12th क्लास में तो कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके अंदर क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी पे मत जाइए। आप डिग्री इकट्ठा करके कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्किल है तो आज नहीं तो कल आपके पास कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। अगर मैं, आप सबसे बड़ी बात तो आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, आप अपने एक इंस्पिरेशनल किसी को भी आप मान सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है हमारे इंडिया में, और वो एक ऐसे थे जिन्हें पायलट बनना था, बट वो पायलट ना बन पाए। उनकी रैंक जो थी वो 9th रैंक थी और टॉप 8 को सिलेक्ट कर लिया गया था। तो सोचिए एक रैंक के चक्कर में वो फेल हो गए उस फील्ड में। लेकिन देखिए जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो जब वो एक पायलट नहीं बन पाए, लेकिन वो इंडिया के मिसाइल मैन हम सब ने उन्हें बना दिया, और वो खुद अपने आप को उन्होंने प्रूव भी किया। तो सबसे बड़ी बात तो आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप किसी भी फील्ड में देखिए, अभी तो आप करंट सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है कि 12th के मार्क्स जैसे ही कम आ रहे हैं तो कुछ आईएएस ऑफिसर अपनी पास्ट का ना मार्कशीट भी शो कर रहे हैं। तो ये एक तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखिए जो बच्चा 56 लाया था 12th क्लास में, वो 5th रैंक ला रहा है, 5th रैंक ला रहा है वो। जुनेद अहमद लास्ट ईयर, जो कि यूपीएससी में उनका रैंक 5th है, और वो भी 5 साल के कठिन संघर्ष। तो फेलियर तो वो भी हुए, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं बस यही बोलूंगा स्टूडेंटों को कि आप लोग मेहनत, हार्ड वर्क तो कंपलसरी है, हार्ड वर्क इज कंपलसरी। बाकी जो आप सेक्रीफाइस करते रहिए, आज नहीं कल आप अपने बस गोल को देखिए, और जब गोल को आप देखेंगे तो वो जरूर जरूर ही अचीव होगा वो।
और अपने एक इंस्पिरेशनल किसी को मानिए। हर एक को गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसको अचीव किया जा सके। सो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कुछ रैपिड राउंड खेलते हैं आपके साथ। तो कितने स्टूडेंट्स आप अभी तक पढ़ा चुके हैं सर? मैम मैं जब स्टार्टिंग से मैं अभी तक 90 प्लस। 90 plus, great, a huge number. And what type of tutoring you prefer, online or like home tutoring? मैम ऑफलाइन एंड होम ट्यूटरिंग। ऑनलाइन तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में मुझे अडॉप्ट करना पड़ा, बट मैं ऑफलाइन में ऐसा होता है कि हम ना बच्चों से मतलब कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है, तो इसलिए मैं ऑफलाइन एंड होम ट्यूटरिंग। ओके, सो कौन सा आपका बेस्ट स्टूडेंट था, बेस्ट लाइक जो आपको हमेशा याद रहेगा अभी तक का? मैम एक एक गर्ल है जो संजना नाम था उसका, तो उसके मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में 99, बट 11th क्लास में वो फर्स्ट टाइम में स्कूल के एग्जाम में वो पास आउट भी नहीं हो पाई थी। पास आउट भी नहीं हो पाई थी। तो मेरा टीचिंग स्टाइल कुछ ऐसा है मैम कि मैं बच्चों को मारना वारना, तो अब वैसे भी सीनियर स्टूडेंट को तो आप कुछ टच भी नहीं कर सकते। तो बस मैं थोड़ी सी पैनिक वर्ड बोलता था और बोलता था कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे आगे चल के। और मार्क्स उसके 12th में जब आए तो सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ कि जो भी किया मैंने। सो एक सडन चेंज देखा आपने अपने स्टूडेंट में? या मैम। ओके, सो जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कोई गुरु मंत्र आपके लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से? मैम एक ही है कि आप अपनी, मैंने जो बोला मैं एक ही बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी बढ़ाने में जोर दीजिए, क्वांटिटी नहीं। जब क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो क्वांटिटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। तो जरूर। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें मार्क्स आए ना आए वो एक अलग है, बट आपको वो चीज पूरी अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। बाकी तो फिर देखा जाएगा आगे, जब आप पढ़ रखे होंगे तो वो नंबर तो आपको मिलने ही है, चाहे वो थोड़े ज्यादा हो या थोड़े कम हो। जरूर। सो दोस्तों, आज हमने बात की दीपक सर से, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को, दैट इज 11th एंड 12th। एंड हमें तो बहुत अच्छा लगा आज उनसे बात के, बिकॉज शेयरिंग अ पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। एंड सो दोबारा से आऊँगी दूसरे टीचर के साथ, दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ। बट अगर सर से आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, www.tutorsindeli.co.in। एंड दोबारा से बताऊंगी दैट ट्यूटर्स इन दिल्ली इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूटर्स। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ।